नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल। और मित्र, मैं आपको बता दूँ कि यूपी टेट में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, या अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसमें पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न हैं मैथ के, उसको मैं बताऊंगा आपको। और उससे पहले मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें आपको जो है कि यूपी टेट नवंबर 28 नवंबर 2021 को जो पेपर रद्द हुआ, उस पेपर में जितने भी सवाल दिए गए हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। और करने को तो सभी करते हैं, लेकिन आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे हम कि किसी भी मैथ की सवाल को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए विद्यार्थी देखते हैं कि यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न क्या क्या थे। तो हम पहला सवाल यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों को सामने बोर्ड के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि 10 रुपये दर्जन, 10 रुपये दर्जन। यहाँ पर ध्यान देंगे कि दर्जन, 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही पूछा हमसे। तो इसको हम जानेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो विद्यार्थी हम देखेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर दिया है कि 10 रुपए के दर्जन, 10 रुपए दर्जन की दर से, यानी दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 केले की दर से खरीद कर, यानी 10 रुपए में कितना खरीदा है 12, तो 12 केले का मूल्य बराबर कितना दिया है 10 रुपया। यहाँ पर देख सकते हैं दर्जन का मतलब 12 केले, 12 केले का मूल्य कितना 10 रुपया। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का मूल्य हो जाएगा 10/12 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बोल रहा है कि 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचने पर। तो ये देखिए, ये मेरा क्या था, क्रय था, क्रय मूल्य था। अब विक्रय क्या बोल रहा है, बेचना है किस पर, इसको हम ध्यान देंगे। विक्रय, विक्रय क्या दे रहा है कि 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचने पर, यानी कि 10 केले का मूल्य कितना दे रहा है, केले का मूल्य बराबर 12 रुपए ये दे रहा है। तो एक केले का मूल्य निकाल लेंगे, तो एक केले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 12/10 रुपए हो जाएगा। 10 केले का 12 है तो 10 का भाग दे देंगे तो एक केले का आ जाएगा, सिंपल है। अब देखिए, ये हो गया हमारा क्रय और ये हो गया हमारा विक्रय। एक केले का क्रय कितना है 10/12 रुपए, और विक्रय मूल्य है एक केले का क्या 12/10 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो इसके लिए तुरंत सिंपल सवाल है, सिंपल फार्मूला है। क्या है फार्मूला, क्या है फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय माइनस क्रय बटा क्रय गुणित 100। ये फार्मूला होता है, बस सीधा आप इस पर रख दो, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो लो रखो, विक्रय मूल्य माइनस, तो विक्रय क्या है 12/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/10 ऋण क्रय क्या है 10/12, तो यहाँ पर रख देंगे 10/12, और नीचे क्या है क्रय, तो क्रय कितना है 10/12, तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या 10/12, यहाँ पे लिख देंगे गुणित 100 हो जाएगा विद्यार्थी। अब देखिए, अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करिए, तो ये देखिए ऊपर का
12/10 और 10/12, नीचे क्या है 10/12, तो 10/12 का लॉस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए 10 से भाग देंगे 120 को कितना आएगा 12, तो फिर 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12/12 144 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं यार 12 का वर्ग, 12 का वर्ग क्या होगा आप लोग पता है 144 माइनस यहाँ पर 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 100, नीचे क्या हो गया 10/12 गुणते 100 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको मिटा दो। अब देखिए क्या है 144 माइनस 100/120 पूरे का बटा दिया है 10/12 गुणते 100 ये दिया है। तो अब इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा 44, नीचे क्या होगा 120। अब ये देखिए ये ऊपर जब जाएगा तो उल्टा आ जाएगा और गुणे में हो जाएगा, तो 12 बटा क्या आ जाएगा 10, और ये गुणा में दिया है 100 तो इसको 100 लिखेंगे। 1 2 क्या आ जाएगा कट जाएगा, 12 से 12 क्या जाएगा कट जाएगा, तो आपका आ गया लाभ प्रतिशत कितना 44, यही आंसर है। तो विद्यार्थी मेरे को लगता है ऐसा कि ये जो परीक्षा में पूछा गया था ये लगभग सभी विद्यार्थी जो बैठे थे परीक्षा में, लगभग मेरे को लग रहा है कि 70 से प्लस लोगों ने इसको क्या कर लिया होगा हल कर लिया होगा। तो 70 प्लस में हमको नहीं चलना है, हमको उस प्रश्न पे चलना है कि कौन सा प्रश्न कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास कर रहे हैं। तो ये 70% पास कर रहे हैं, तो 70% में अगर आप रहोगे तो परीक्षा से बाहर ही रहोगे। तो 70% में नहीं रहना है, ऐसे सवाल को देखना है जो 30% बच्चे लगाए हों या उससे भी कम लगाए, तो आप कंपटीशन में बने रहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इजी था, आप देख सकते हैं कि 44% इसका क्या हो गया लाभ प्रतिशत आ गया। तो इसी तरह से देखेंगे हम दूसरा सवाल देखेंगे। आइए, तो विद्यार्थी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने दूसरा सवाल दिया था जो यूपी टेट के रद्द एग्जाम में। तो विद्यार्थी आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको भी लगभग 80% तक क्या किए होंगे बच्चे सॉल्व कर दिए होंगे। तो इसमें हमको नहीं आना है, ये भी हमें करना है क्योंकि हम 80% कंपटीशन 80% विद्यार्थियों को इसको हल करके फाइट कर लिए, बराबर कर लिए। अब 80% विद्यार्थियों को जो सवाल नहीं आता है उसे भी हमें हल करना होगा, तभी हम कंपटीशन में अपना वो क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं और पास कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत ईजी है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिया है कि यदि किसी संख्या का 30%, अब तो संख्या दिया नहीं है, तो संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, तो वह संख्या है। हमसे ये पूछा है। विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें देखना होता है कि कौन से सवाल कितने प्रतिशत बच्चे लोग हल कर सकते हैं। तो आप इस सवाल को देखने से क्या अंदाजा लगाते हैं, क्या ये सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है? क्या 90% विद्यार्थी इसको नहीं लगा पाएंगे, वो भी यूपी टेट के विद्यार्थी? तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसे विद्यार्थी लगभग 70 से 80% तो सॉल्व कर ही दिए होंगे। तो अगर 70% में अगर आप रहेंगे तो फिर कंपटीशन फाइट नहीं करना है। तो इस सवाल को तो आपको हर हाल में ही हल कर देना होगा चाहिए, जो भी बैठा हुआ एग्जाम में। तो ये लगभग सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, फाइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करके, उसके लेवल में आ सकते हैं। अब 80% विद्यार्थियों को ऐसा सवाल जो नहीं आता है उसको अगर आप हल कर देते हैं
तो आप उनसे कहीं अधिक निकल जाएंगे। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ आप सवाल को। आप देखिए क्या दिया है, यदि किसी संख्या का, संख्या हमें नहीं दिया है, वह संख्या है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे। माना संख्या x है, जो नहीं दिया है उसी को मान लिया हमने कि क्या है, x है। अब बस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान तो ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप बस x लिख दिए, बस x है आंसर हो गया इसका। ऐसा तो नहीं, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का 30%, तो संख्या हमने क्या लिया था, तो देखो जैसे बोलेगा सवाल में उसी तरह फ्लो में चल रहा है हमको। तो किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का, तो x ही संख्या माना है, इसका 30%, 30% उस संख्या के 3/4 से, अब ये 63 क्या है, 3/4 से 63 क्या है, ये कम है। ठीक, तो इसमें 63 क्या करेंगे, x का 30% उस संख्या के 3/4 से। तो अब इसी संख्या के बराबर उस संख्या के, यानी x ही संख्या है और इसका 3/4 यानी 3/4 से 63 कम है। यानी ये जो संख्या है यह 63 क्या है, 3/4 से कम है। तो इसमें 63 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद अब इसको हल कर देंगे, x का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या हो विद्यार्थी, आंसर हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया 63 प्लस ये हो जाएगा x गुणते 30/100 हो जाएगा। प्रतिशत जब हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा बटे में, बराबर ये हो जाएगा 3x/4। फिर हो जाएगा 63 प्लस ये हो जाएगा 0 से 0 क्या है, कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3x नीचे 10 बराबर 3x/4। इसके बाद 63 को यहीं पे रहने देंगे, बराबर ये उधर जाएगा तो 3x/4 तो पहले से है। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3x/10। इसके बाद ये तो हो जाएगा 63 बराबर, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा जाते तो हम इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/10 बराबर कितना, 63। हल कर दो, ये हो जाएगा 10 × 40 और ये देखो 4×4 और 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 4×3 12 x, यहाँ पर भी x है, बराबर 63। अब इस 40 का गुणा उसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 63 × 40 और इधर क्या हो जाएगा, 30 में से 12 हटाएंगे कितना आएगा, 18x। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 63 × 40/18। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 × 63। 9 दूनी 18, 9 का 9 बार में कटेगा तो 9 दूनी 18 और 9 × 63 7 बार में, तो ये कटेगा 2 बार में तो 20 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ गया, 7 दूनी 14 यानी 140। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थी इसको हम ब्रीफली ढंग से समझाएं, अगर इसको फास्ट करना होगा तो ये डायरेक्ट आप लिखेंगे और डायरेक्ट फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट करने के लिए आप इतना मत तो वो करिएगा, सोचिए अपने आप दिमाग में कि सर आप इतना समय बता रहे हैं, मैं तो ये समझाने के लिए आपको समय दे रहा हूँ। अब आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। यही हमसे सवाल पूछा है विद्यार्थी। मैं बता दूंगा आपको कि इस सवाल को हल करने के लिए आप सबसे पहले इस सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसमें दिया है यदि 15 मजदूर
एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी काम को, यानी एक सड़क को बनाया, एक सड़क है, एक सड़क, यानी काम कितना हो गया, एक है। सड़क कितने बनाने हैं, एक बनाने हैं। तो उसी काम को एक ही सड़क को बनाने के लिए 30 घंटे में पूरा करना है, तो मजदूरों की संख्या क्या होगी, हमसे पूछा है। तो इसके लिए मैं सिंपल एक सवाल बता दूँ आपको। इसके लिए सूत्र बता दूँ, M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ये आपका फार्मूला है जो मजदूरों की संख्या 48 घंटे में कर रही है, या 15 किसान किसी खेत को 2 घंटे में कोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए इसी तरह का अगर कोई भी सवाल दे, मजदूरों का दे, किसानों का दे, या टॉफी का पैकेट बना रहे हैं 15 मजदूर 200 पैकेट, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए ये सूत्र अपनाएगा। और इस सूत्र में क्या है, M मतलब मैन, क्या मैन, यानी आदमियों की संख्या, कितने मजदूर हैं, कितने लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं, वो है M। D क्या है, डे का मतलब दिन, कितने दिन में कर रहे हैं। H क्या है, आवर, कितने घंटे में कर रहे हैं। और W क्या है, वर्क, यानी कितनी काम है, 2 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, उस चीज को यहाँ पर रखते हैं। तो विद्यार्थी इस सूत्र पे हम सीधा सवाल को रख देंगे, और देखो जो दिया है उसी को रखेंगे, और जो नहीं दिया उसको इसमें से हटा देंगे सूत्र से। जैसे यहाँ पे दिया है मजदूरों की संख्या, मैन कितने, 15 गुणते दिन हमें नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 48 घंटा दिया है तो घंटा के पास 48 रख देंगे। अब ये नहीं दिया है तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, इसको हटा दीजिए आप। और इधर देखिए मजदूरों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो M2 ज्ञात करना है हमको, गुणते H2 का मान दिया होगा, मतलब 30 घंटे में करे तो कितने मजदूर चाहिए, तो 30 घंटे यहाँ पे गुणा कर देंगे। काम नहीं दिया है, एक सड़क बना रहा है तो एक लिख सकते हो आप दोनों वाला, क्योंकि यहाँ पर भी उसी सड़क को बनाएगा, यहाँ पर भी उसी सड़क को बनाएगा, तो एक का कोई मतलब नहीं, कट जाएगा बस। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, सीधा, ये नहीं कि अब बराबर के उधर जाएगा तो भाग होगा, ये सब ढंग नहीं करना है। यहाँ पे सीधा लगाओ ऐसे सवालों को, और 2 एक कम 2, और इसको कटाएंगे तो 24, यानी M2 का मान कितना आ गया, 24। मजदूरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 32 घंटे में कार्य करेंगे। 24 मजदूर रहेंगे तो 32 घंटे में क्या कर देंगे, उसी काम को पूरा कर देंगे। तो विद्यार्थी आपने देखा, तो ये भी सवाल बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं। विद्यार्थी अब अगले सवाल पर हम आएंगे और देखेंगे कि अगला सवाल क्या है और किस प्रकार से हल होगा। तो विद्यार्थी अगर आपको सवाल समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इस सवाल को या किसी भी सवाल को दोबारा अच्छे ढंग से समझाऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कमेंट भी करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो दूसरे विद्यार्थी भी क्या करेंगे, इसको देखेंगे, तो इस माध्यम से आपका क्या होगा, आपका भी प्रोग्रेस होगा, हमारा भी प्रोग्रेस होगा। आप कुछ सवाल जो भी नहीं समझ आ रहा है मैं बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, आप उसे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए अब देखते हैं चौथा सवाल। विद्यार्थी अब देखिए इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा में पूछ दिया गया है ऐसा सवाल जो लगभग मेरे को लगता है, मेरे आंकड़े के हिसाब से, कि इस क्वेश्चन को लगभग 40% विद्यार्थी या 50% विद्यार्थी, यानी हाफ
विद्यार्थी, आधे विद्यार्थी पूरे एग्जाम में बैठे, आधे विद्यार्थी ही इसको हल कर पाए होंगे, मेरे आंकड़े यहाँ तक कह रहे हैं इस सवाल को देखने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 11 से विभाज्य हो, यानी ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 324 के बीच में क्या लगा दिया, x और 342 लिख दिया, 11 से विभाज्य हो। मतलब यहाँ x दिया है, x के स्थान पर कौन सी अंक रखें कि यह पूरी तरह से क्या हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाज्य हो जाए और ऐसे अंक दिए हों तो उसमें क्या करते हैं कि एक अंक लेंगे ये वाला, और इसके बाद दूसरा छोड़ देंगे, ये वाला लेंगे, और इसके बाद फिर छोड़ेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर छोड़ेंगे, इसके बाद लास्ट वाला ले लेंगे। समझ में आ गया? तो लेंगे क्या दिया है, 3 + 4 + 3 + 2 ये दिया। इसको जोड़ेंगे और बराबर करेंगे। अब जो बच गया इसको लेंगे और इसको भी लेंगे और एक ये लेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + x + 4 हो जाएगा। अब देखो x का मान याद करना है, तो इस संख्या को जोड़ेंगे और इस संख्या को भी जोड़ेंगे और x के स्थान पर देखेंगे कि क्या रख दें कि यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर भी आ जाए जोड़ने पर। तो 4 3 12 और 4 3 7 और 3 कितना होगा, 7 3 10 और 2 12 बराबर, इधर हो जाएगा 6 + x हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12 - 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर यदि 6 रख देंगे तो ये 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो इसी को हल किया हमने तो आ गया आंसर 6। तो ये इसमें आप फाइट कर सकते हैं, जितने भी बैठे हैं विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों में मैं बता रहा हूँ, मेरे आंकड़े यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 50% विद्यार्थी इसको हल कर पाए होंगे। तो आप देख लीजिए। अब हम आगे वाला सवाल पे आएंगे, नंबर 5। देखिए विद्यार्थी, अब आगे हम 5वें सवाल पे। तो 5वें सवाल में दिया है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि ये जो वृत्त दिया है और इसके अंदर सबसे बनने वाली बड़ी वर्ग के क्षेत्रफल का क्या पूछ दिया है, अनुपात। और ये हो गया वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैं बता दूं आपको 5वां सवाल दिया है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए विद्यार्थी आपको सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया, और इस वर्ग में आप देख सकते हैं कि ये वर्ग है जो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यहाँ पर ये केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस। तो ये हो गया आपका r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ भी आएंगे तो आपकी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ही होगी। और त्रिज्याएं हमेशा आपस कहीं पर भी बना दो तो वो बराबर ही होती हैं जी, जितना मान उसका होगा उतना मान इसका भी होगा। तो इसमें विद्यार्थी यहाँ पर ये जो केंद्र दिया है O, तो जब वृत्त का 2 गुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो व्यास हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये वृत्त का यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, लेकिन इस वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा,
विकर्ण कितना दिया है आर, और ये आर जब जोड़ेंगे तो ये वर्ग क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी, तो 2r हो जाएगा। अब देखो विकर्ण, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये ऐसे कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, यानी ये 2r हो जाएगा, ये a दिया है, ये भी a दिया है, तो ये एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 2r का वर्ग बराबर विकर्ण बराबर यानी कि 2r दिया है तो इसका स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आधार का वर्ग हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर हो गया ये, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये होगा। तो आप इतना हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा क्या है, वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बटा अनुपात पूछा है तो बटा, अनुपात को ही बटा में लिखते हैं, तो अनुपात के लिए बटा और वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें इसी का अनुपात बस ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजाओं का वर्ग, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें और इसमें हमको क्या दिखाना है, अनुपात दिखाना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर का मान कितना दिया 2r स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मान कितना आया 2r स्क्वायर आया, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, यानी अनुपात क्या भुजा की वर्ग की जो भुजा है उससे संबंध इसमें कुछ है नहीं है, ना वृत्त से संबंध है, तो इसका मतलब कि वृत्त पर निर्भर नहीं होगा।